तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी नस्ट इक्वेशन के बारे में और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल के बारे में। ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड SHG सेल बनाया था, दूसरा हमने नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ा था। ठीक है। अब जो नस्ट इक्वेशन है वो हमें किन किन बातों में हेल्प करती है, जो नस्ट इक्वेशन है वो सेल की किस किस बातों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो वो सारी एप्लीकेशन जो है उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जिस बारे में नस्ट इक्वेशन हमारी हेल्प करती है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल है सॉलिड, ठीक है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब अगर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। मेटल प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेज हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है? वो होगा इलेक्ट्रोड ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन है वो प्रोडक्ट साइड है। कहाँ है? प्रोडक्ट साइड। तो यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो m प्लस एक्वस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो प्लस रिएक्टेंट साइड तो कौन है? मेटल सॉलिड, और सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन होती नहीं है इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी किस कंडीशन में? ऑक्सीडेशन की कंडीशन में। ठीक है। वहीं अगर मान लो ये रिडक्शन हो रहा होता, यहाँ पर कोई रिडक्शन वाली रिएक्शन होती, ठीक है, जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है जो कि ऑक्सीडेशन वाली है। अब हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम रिडक्शन वाली। तो रिडक्शन में क्या होगा कि मेटल प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल सॉलिड हो रहा होगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो सेल की इक्वेशन क्या बनेगी? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 नहीं, मतलब n आएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। n log बेस 10 प्रोडक्ट साइड कौन है? सॉलिड है, तो यानी कि 1, क्योंकि सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, अपॉन में m प्लस n, जो भी m प्लस n जो आयंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगी। ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये होगी पहली एप्लीकेशन जिसमें हमें इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने को मिलता है। क्लियर है? ये होगी पहली चीज। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड हमें देखने को मिलता है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साथ साथ पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया था उसमें पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे मान लो 2H प्लस है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये H2 बना रहा है, ठीक है, H2 गैस बना रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि पहले तो क्या रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से न्यूट्रल बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। पहली चीज तो आपको ये है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखना अच्छे से आना चाहिए, क्लियर है? तो देखो, अगर मैं सेल की इक्वेशन लिखता हूं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं है, गैस है तो उसकी कोई कंसंट्रेशन है नहीं, अपॉन में क्या है H प्लस और उसकी स्क्वायर। देखो, जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में जाती है, ठीक है? ये चीज आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखी होगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे n की जगह क्या आएगा? यहाँ पर n की जगह आएगा 2, ठीक है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है? ये H अगर ऊपर जाएगा तो यानी कि यहाँ पर H प्लस का माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? H प्लस का माइनस का स्क्वायर दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, H प्लस का माइनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब आगे देखो, फिर आपको लॉग की कैलकुलेशन करना आती होगी, ई नॉट सेल, ठीक है, 0.0591 अपॉन 2, ठीक है? ये -2 आगे आ जाएगा और लॉग बेस 10 H प्लस, ठीक है? अब ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर बचा लॉग बेस 10 H प्लस, क्लियर है? अब ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे कुछ भी मान के चले हम, हाइड्रोजन के लिए वो 0 होता है, तो यानी कि ई नॉट सेल तो हो गया यहाँ पर 0, तो ई सेल क्या लेकर चलेंगे हम? इक्वल्स टू 0.0591, ठीक है? अब आपको अच्छे से पता है कि पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है? माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है? तो अगर यहां पर अब क्या है, प्लस 0.059 H प्लस 10, तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस PH, ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये जो ई सेल है वो रिडक्शन के लिए है, ठीक है? ई सेल है वो रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए है, रिडक्शन के लिए है और रिडक्शन के लिए, ठीक है? वहीं अगर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए अगर हम देखें तो आ जाएगा 0.0591 pH, ठीक है? ये आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, ठीक है? 0.0591 pH, क्लियर है? ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि pH हम किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो, ठीक है? या यूं मान लो रिडक्शन की इक्वेशन दे रखी हो, तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या लगाएंगे? माइनस 0.059 pH, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो 0.0591 pH, ठीक है? सारी एप्लीकेशंस एक बार देख लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इनके बेसिस पर, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, क्लियर है? तो सबसे पहले हम थोड़े से सारी एक बार एप्लीकेशन कर लेते हैं ताकि इन एप्लीकेशन के बेसिस पर जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो हमें 4-5 एप्लीकेशन करनी है, उन्हीं 4-5 एप्लीकेशन से सेल वाले पार्ट का सवाल आएगा, ठीक है? इन्हीं 4-5 एप्लीकेशन पर सेल पार्ट का सवाल आएगा और 101% आएगा, क्लियर है? घुमा फिरा के इनसे ही पूछा जाएगा, स्टेटमेंट वाले हों चाहे
डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, दोनों सवाल इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। तो आप इन एप्लीकेशंस को ध्यान से सुने, क्योंकि इनको इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है ये, ठीक है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे जेई एग्जाम हो, तीनों में सवाल जो आएगा वो इनसे रिलेटेड ही आएगा। क्लियर? तो थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ये है कि ये कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ में भी हेल्प, ईएमएफ कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ईएमएफ ऑफ सेल, या यूं कह लो सेल पोटेंशियल, ठीक है, जिसको आप ई सेल लिखते हो, ठीक है। जैसे ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार, जैसे मान लो कि Zn है, ठीक है, साथ में कॉपर +2 है, या कॉपर सल्फेट मान लो या कॉपर +2 मान लो, एक ही बात है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी कि कॉपर +2 तो जो है Z तो Zn+2 में बदल जाएगा, और कॉपर +2 कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिंक का हो रहा है रिडक्शन, सॉरी, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ये होगा। अब सेल पोटेंशियल की इक्वेशन क्या थी? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अपॉन में वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक है। भाई Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक है। log बेस 10, प्रोडक्ट क्या है? Zn+2, और रिएक्टेंट क्या है? कॉपर +2, ठीक है। तो यानी कि ऊपर तो आएगी जिंक +2 की कंसंट्रेशन, और अपॉन में आएगी कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है वो इक्वेशन बनेगी, क्लियर, ठीक है। और कॉपर +2 आयंस अगर बढ़ेंगे, कॉपर +2 आयंस अगर इंक्रीज होंगे, तो सेल पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, ये सेल बढ़ेगा। और अगर Zn+2 के आयंस बढ़ेंगे, तो ई सेल जो है वो कम होगा, ठीक है। ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारी थी तीसरी एप्लीकेशन, जिसमें हम ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। इससे एक सवाल बोर्ड में 101% श्योर है इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल में ई सेल आपसे निकालने के लिए वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्लियर है? इस पे शायद हम लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने इस पे बेस एक न्यूमेरिकल करवाया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है, जो कि है 4th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रिडिक्शन करना है कि जो सेल है वो बेसिकली काम कर भी रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज का हमें पता कैसे चलेगा? तो उस चीज का हमें पता ऐसे चलेगा कि जो ई सेल की वैल्यू है, यानी कि सेल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू तो आनी चाहिए पॉजिटिव, यानी कि जब भी आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हो ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। और नस्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के दौरान हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करी थी, डेल्टा जी, जो कि होता है -NF ई सेल, ठीक है, -NF ई सेल। इस डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी इन दो कंडीशन में, पहली कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, ठीक है, इन दो कंडीशन में सेल जो है वो वर्किंग होगा,
ठीक है, सेल जो है वो वर्किंग होगा। किस कंडीशन में? जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो हो नेगेटिव। ठीक है, ये वैल्यूज अगर आएंगी तभी सेल जो है वो काम कर रहा होगा स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप काम कर रहा होगा। सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा होगा इन दो कंडीशन के दौरान। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन है जिसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं वो ड्रॉप कर लेता हूँ। तो अगली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि होता है के इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड डेल्टा जी नॉट। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होती है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब तक तो आपको याद हो गई होगी अच्छे से। तो देखो इक्विलिब्रियम के दौरान जो ई सेल है, ठीक है, जो ई सेल है उसकी वैल्यू होती है 0। इक्विलिब्रियम के दौरान ई सेल की वैल्यू जो सेल पोटेंशियल है वो 0 होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अब अगर सेल पोटेंशियल 0 हो गया तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो 0 हो गई, तो इसका मतलब ई नॉट सेल बराबर ये वैल्यू इस साइड मान लो तो 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बन जाएगी। क्लियर है? और ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है यही जो है क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही जो है वो क्या कहलाएंगे? हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाएंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यानी कि मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, आधी बार समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? के इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने की। ठीक है, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने की। अब हमें बात करनी है डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए एक याद करो कि ये जो हमने नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, ठीक है, सेकंड वीडियो में, तो ये 0.059 जो आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, अब ये 0.059 आया था हमारा 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्वेशन। तो हमने ये 2.303 RT और F इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिखी थी कांस्टेंट वाली 0.059। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर हमने ये वैल्यू लिखी थी 0.059। ठीक है, अगर अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को वापस से ओपन कर लिया। अगर मैं इस NF को यहां ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस NF को यहां ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी कुछ, एक सेकेंड मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, NF
E naught cell equals to 2.303 RT log base 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये हो जाएगा, अगर ये माइनस को मैं इस तरफ ले जाऊं तो यानी एन एफ ई नॉट सेल क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। और अब मैं अगर इस माइनस को इस तरफ ले जाऊं तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से हम यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि ये जो हो गई हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हमसे ये 5 एप्लीकेशन है, इन्हीं से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, घुमा फिरा के सेल जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, या फिर सेल पोटेंशियल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर पीएच पूछ ली जाती है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट की पीएच वगैरह पूछ ली जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था उसी की पीएच पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ ये हमसे एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन एप्लीकेशंस को ध्यान से पढ़ें, क्लियर है, और सवालों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सवाल लेकर आऊंगा, कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।